चार मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉज हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इडियोपैथिक हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर हो सकता है स्कोलियोसिस, कंजेनिटल हो सकता है, इसके अलावा सिंड्रोमिक हो सकता है। अब इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? इडियोपैथिक का मतलब होता है विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, कि हमें वजह मालूम नहीं है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है बच्चों, कि मोस्ट कॉमन जो स्कोलियोसिस होता है वो इडियोपैथिक होता है। इसकी कोई आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग कॉज नहीं होती। और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी आ जाती है? इडियोपैथिक के अंदर भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी आ जाती है? एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, यानी कि ये एडोलसेंस में होता है, बालिग उम्र में होता है, ठीक है। जो टीन एज होती है ना, उसको एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो कि ज़्यादातर लड़कियों को अफेक्ट करता है, या गर्ल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक हो गया। सो कौन कौन सी टाइप्स हैं? इडियोपैथिक है, न्यूरोमस्कुलर है, कॉन्जेनिटल है और सिंड्रोमिक है। इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन टाइप है। इडियोपैथिक में कोई आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग कॉज नहीं होती। और इडियोपैथिक में भी जो एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, कि वो एडोलसेंस में होता है और ये लड़कियों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट करता है? एडोलसेंस को। और कौन से जेंडर को इफेक्ट करता है? फीमेल जेंडर को ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आ जाता है बच्चों न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर का मतलब है कि कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हुआ जिसने नर्व या नर्वस सिस्टम को या मसल्स वगैरह को जो है ना वो डैमेज पहुंचाया। और फिर क्या हुआ? जिसकी वजह से मसल का बैलेंस ख़राब हुआ, या नर्व्स ख़राब हुई, नर्व इंजरी हुई, और स्पाइन का जो कर्वेचर है वो तब्दील हो गया। इसकी एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं बच्चों? सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। इन कंडीशंस के रिजल्ट में स्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब ये होता है बच्चों के पैदाइशी लिहाज से, बर्थ से ही वर्टिब्रा के अंदर कुछ एब्नॉर्मैलिटीज थी, वर्टिब्रा ठीक से बनी नहीं, या वर्टिब्रा ठीक से फ्यूज नहीं हुई, जिसकी वजह से स्कोलियोसिस देखने में आया। फॉर एग्जाम्पल हैमी वर्टिब्रा। हैमी वर्टिब्रा एक ऐसी कंडीशन थी इसमें वर्टिब्रा आधा बनता है आधा बनता ही नहीं, या वर्टिब्रल फ्यूजन या बार वगैरह, कि वर्टिब्रास आपस में फ्यूज हो गए, या प्रॉपरली जिस तरह से उनकी सेगमेंटेशन होनी थी वो नहीं हुई, प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं हुई। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक का मतलब ये है कि आपको कोई अंडरलाइन सिंड्रोम हुआ और उस सिंड्रोम के नतीजे में एज अ सिम्टम स्कोलियोसिस प्रेजेंट की। जैसे कि मार्फन सिंड्रोम हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो सिस्टेमिकली पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा था और स्कोलियोसिस भी उसका एक पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एहलर्स डैनलस सिंड्रोम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्लॉक 9 में भी पढ़ोगे, और न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, ठीक हो गया। सो मैंने आप लोगों को क्या क्या बात बताई है कि स्कोलियोसिस क्या होता है, जिसमें स्पाइन का लैटरल कर्वेचर होता है और रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा की वजह से रिब हम्प प्रोड्यूस होता है। इसके 4 टाइप्स होती हैं बच्चों। इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन टाइप है जो गर्ल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर है, उसके बाद सिंड्रोमिक है और कॉन्जेनिटल है। फिर हमारे पास ये बेले के अंदर टेबल बना हुआ है एज इट इज़। इडियोपैथिक जो है ना स्कोलियोसिस, इसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि अर्ली ऑनसेट होता है, एडोलसेंट होता है, अडल्ट। एडोलसेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। एडोलसेंट की एज क्या होती है? 11 to 18 ईयर्स, जो टीन एज है। अर्ली ऑनसेट होता है लेस देन 10 ईयर्स में, यानी कि बच्चों को होता है। और एडल्ट वाली जो टाइप है वो मैच्योरिटी की एज पे जो होना है वो हो रहा होता है, ठीक है। सो ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है और मैंने आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट एलो कवर करा दिया, डेफिनेशन भी बता दी, इसकी टाइप्स भी बता दी। नेक्स्ट इसमें से हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स कर लेते हैं कि स्कोलियोसिस हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, जिसमें मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? लैटरल कर्वेचर जो हमें कॉर्नल प्लेन में नजर आएगा, वर्टिब्रल रोटेशन जो हमें एक्सियल प्लेन में नजर आएगी और इसकी वजह से रिब हम्प प्रोड्यूस होगा, और सैजिटल प्लेन में भी जो है ना वो चेंजेस नजर आ रहे होते हैं, कॉन्टोर खराब आ रहा होता है। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? इडियोपैथिक, न्यूरोमस्कुलर, कॉन्जेनिटल, सिंड्रोमिक। मोस्ट कॉमन टाइप है एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, सॉरी मैं स्क्लेरोसिस तो नहीं बोल गई, स्कोलियोसिस है बच्चों ये, ठीक है। और ये गर्ल्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, और जितना जल्दी इसका ऑनसेट होगा ना उतनी ज़्यादा इसकी प्रोग्रेशन के चांसेस है। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्टैटिक रहे, हो सकता है ये प्रोग्रेस करती रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पैदाइशी लिहाज से है तो उसका प्रोग्रेशन का चांस ज़्यादा है, जितनी जल्दी उम्र में होगा उतना ज़्यादा ये आगे प्रोग्रेस करने का रिस्क रखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इसके क्लिनिकल फीचर्स और स्क्रीनिंग मेथड्स, कि आपको क्लिनिकली क्या चीज़ें मिलती हैं और आप इसको डायग्नोज किस तरह से करते हैं। अच्छा बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्कोलियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि पेनलेस रहती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर पेन नहीं होता। अगर पेन हो रहा है ना तो इसका मतलब है कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि अगर सिर्फ स्कोलियोसिस है तो उसके अंदर कोई पेन नहीं होता। खास तौर पर एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्कोलियोसिस की, उसके अंदर तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता, और पेशेंट जो है ना सिर्फ एसिमेट्री के साथ प्रेजेंट करता है, प्लेन के साथ प्रेजेंट नहीं करते, यानी कि देखने में उसको लोग उसको बताएंगे कि यार आपकी ये कमर वगैरह नॉर्मल नहीं नजर आती, ठीक है, ये नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, या पेरेंट्स देखेंगे बच्चे को कि बच्चा जो है ना वो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। पेन की ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होती।
जब आप ऐसा डॉक्टर एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखने में ही आपको लैटरल स्पाइनल कर्वेचर मिल जाएगा। जब आप उसको कॉर्नल प्लेन से देखोगे तो आपको वहाँ पे लैटरल स्पाइनल कर्वेचर दिखेगा कि स्पाइन एक साइड से जो है ना वो कर्व हुई भी होगी। शोल्डर्स की एसिमेट्री, बच्चों मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इस लड़की को जो है ना वो शोल्डर की एसिमेट्री हुई भी है। या ये वाली पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखें, यही वाली पिक्चर है जो मैंने बताया कि देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर स्पाइन जो है ना वो लैटरली कर्व हुई हुई है। शोल्डर एसिमेट्री है कि एक शोल्डर नीचा है, एक शोल्डर ऊंचा है, ठीक है। इसके अलावा स्कैपुलर एसिमेट्री, ये ना पिक्चर में इतना सही यहाँ से नजर नहीं आ रहा, आप अपने मोबाइल में खोल लें। स्पाइनल जो स्कैपुला है ना इसका, उसके अंदर भी एक सिमेट्री है कि ये वाला स्कैपुला ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू ये वाला स्कैपुला। वेस्ट या पेल्विक, ये देखें एक साइड से वेस्ट का कंटूर और है, दूसरी साइड से वेस्ट का कंटूर, ये चीज़ वेस्ट होती है ना बच्चों। ये देखें इस साइड का कंटूर और है, इस साइड का कंटूर और है। और पेल्विक टिल्ट भी हमें नजर आता है कि पेल्विस भी थोड़ी बहुत ना किसी किसी की टिल्ट होती है। ये देखें यहाँ पे स्कैपुलर जो है ना आपको वो प्रोमिनेंसी बहुत अच्छे से नजर आई है कि यहाँ पे स्कैपुलर देखें कितना प्रोमिनेंट है, यहाँ पे नहीं है। शोल्डर्स भी जो है ना वो बराबर लेंथ पे नहीं होते, एक ही लेंथ के ऊपर नहीं है, ये शोल्डर थोड़ा ऊपर है, ये शोल्डर थोड़ा नीचे है, ठीक है। और वेस्ट यहाँ पे पेल्विक एसिमेट्री भी नजर आती है। और रिब हम्प तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब ये पर्सन नीचे की तरफ झुकेगा ना तो एक साइड से इसका क्या नजर आएगा, हम्प नजर आएगा। और रिब हम्प क्यों नजर आ रहा होता है बच्चों, ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखें शोल्डर एसिमेट्री दिखाई हुई है, यहाँ पे स्कैपुलर एसिमेट्री है, लैटरल कर्वेचर आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी रिप हम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, पेल्विक डिफॉर्मिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी से नजर आ रही है, ठीक है। अब रिब हम क्यों होता है बच्चों, वर्टिब्रा की रोटेशन की वजह से। और रिब हम कब नजर आता है, जब पर्सन आगे की तरफ झुकता है, और इस झुकने को हम कहते हैं एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। आगे पढ़ाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेशेंट की क्या कंप्लेन होगी, सिर्फ एसिमेट्री की कंप्लेन होगी, कोई पेन की कंप्लेन नहीं होगी। एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा, लैटरल स्पाइनल कर्वेचर जो मोस्ट ऑब्वियस डिफॉर्मिटी है, शोल्डर की एसिमेट्री मिलेगी, स्कैपुला की एसिमेट्री मिलेगी, वेस्ट या पेल्विक एसिमेट्री या अनइक्वल मिलेंगे, और रिब में आपको हम्प नजर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या रहता है बच्चों, वही एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें आपने क्या कहना है कि पर्सन जो है ना आपकी तरफ अपनी कमर करके खड़ा होगा, और फिर आप उसको कमांड देंगे कि आप जो है ना वो नीचे की तरफ झुको और अपने बाजू जो है ना वो ढीले छोड़ दो, जिस तरह रकू में झुकते हैं, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि हाथ आपने उसको ढीले छुड़वा देने हैं। फिर आपने जो है ना आपने उसके पीछे खड़ा होना है और पीछे उसकी बैक को देखना है, तो आपको वहाँ पे रिब हम्प नजर आएगा, ट्रंक की एसिमेट्री नजर आएगी। जो ट्रंक है ना आपका, ये जो धड़ है वो एसिमेट्रिकल होगा। सो हम बोलेंगे कि एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट इज पॉजिटिव। इस तरह से हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम क्या क्या चीज़ें इसके साथ असेस करेंगे, क्योंकि ये किसी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। ये अगर कोई एडल्ट आपके पास आ रहा है तो जाहिर है ये सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, कोई न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकता है। तो आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, आपने मसल की पावर चेक करनी है, सेंसेशन, गेट, रिफ्लेक्सेस, वो जो पूरा नर्व क्या कहते हैं मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम का जो एग्जामिनेशन होता है वो सारा परफॉर्म करेंगे। आप उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी चेक करेंगे, यानी कि जो टांगों की लेंथ है वो बराबर है दोनों की, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। और आप उसके स्किन को एग्जामिनेशन करेंगे कि वहाँ पे किसी किस्म के स्पॉट्स तो नहीं, क्योंकि जो न्यूरोफिब्रोमेटोसिस पढ़ाई है ना मैंने आप लोगों को, यहाँ पे न्यूरोफिब्रोमेटोसिस ये वाली सिंड्रोमिक वजह, तो इसके अंदर ना खास किस्म के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। सो इन कंडीशन को रूल आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट हिस्ट्री में पेनलेस कंडीशन के साथ आएगा, फिर आप उसको एग्जामिन करेंगे, पीछे से देखेंगे, आपको सारा उसकी शोल्डर एसिमेट्री, पेल्विक टिल्ट, लैटरल कर्वेचर, रिब हम्प वगैरह नजर आएगा। आप एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे और बाकी ये 2-3 चीजें जो है ना वो असेस करेंगे। जब आपको एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या आपको क्लिनिकल साइन जो है ना वो एबनॉर्मल मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने उसका एक्सरे कराना है। आप स्पाइन का एक्सरे कराएंगे, स्टैंडिंग स्पाइन, यानी कि ऐसे ही पेशेंट खड़ा हुआ होगा, ऐसे ही खड़ा हुआ होगा, आप इसका एक्सरे कराएंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद जो है ना उसका कॉब एंगल मेजर करेंगे। अब कॉब एंगल क्या होता है बच्चों, इसकी इतनी ज़्यादा ना आप लोगों को वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये इस पिक्चर के अंदर जो है ना वो कॉब एंगल नजर आ रहा है। कॉब एंगल बेसिकली बच्चों ना एक एंगल होता है जिसकी बेसिस पे ना हम इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट कैसे ही करना है। जितना ज़्यादा कॉब एंगल होगा उतना ज़्यादा मसला है, उतनी ही ज़्यादा आपको आगे जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। सो बेसिकली जहाँ से आपके पास स्कोलियोसिस स्टार्ट हो रहा होता है ना और जहाँ पे एंड हो रहा होता है, देखिए इतने हिस्से में स्कोलियोसिस है, बाकी तो नॉर्मल है ना, इतने हिस्से में स्कोलियोसिस है। सो इस वर्टिब्रा से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर नीचे इस वर्टिब्रा से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर जो है ना वो आई थिंक जहाँ पे इसका जंक्शन होता है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है ना उस एंगल को हम बोलते हैं कॉब एंगल। इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है, बस इतना याद रखो कि जो कॉब एंगल होता है वो आगे असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है,
ठीक है। रेडियोलॉजिकल असेसमेंट यूज टू डिफाइन द सेवेरिटी ऑफ स्कोलियोसिस एंड गाइड ट्रीटमेंट, ये सेवेरिटी बता रहा होता है और ट्रीटमेंट बता रहा होता है। अगर लेस देन 20 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करें। अगर 25 to 40 डिग्री कॉर्ब एंगल है, इसका मतलब है ये प्रोग्रेस हो सकता है, तो इसके लिए ब्रेसिंग करनी पड़ेगी।